अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव studied the concept of economic growth and economic development. We have take some introductory lecture on development economics. We have also studied that why we need to study development economics as a separate discipline. और उसके हमने कुछ रैशनल एक्सप्लेन किए कि क्यों हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन जो है वो स्टडी करते हैं। वी हैव आल्सो स्टडीड द डिफरेंसेस बिटवीन हाई इनकम कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज। हमने ये भी स्टडी किया कि किस तरीके से जो है वो डेवलप्ड एरियाज में, डेवलप्ड कंट्रीज में लोग कैसे रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनकी इनकम कैसी है, और इसके मुकाबला में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टाइल कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, उनकी इनकम क्या है, ये हमने डिफरेंसेस देखे। इनका एजुकेशन का क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये डिफरेंसेस हमें मोटिवेट करते हैं, हमें स्ट्रेस करते हैं कि हमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी करना चाहिए ताकि हम इसमें मज़ीद रिसर्च कर सकें, ताकि हम मुख्तलिफ वेज प्रोड्यूस कर सकें फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, सो डैट कि डेवलपिंग कंट्रीज भी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ मूव हो सके, उनकी तरह अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सके, उनकी तरह अपना एजुकेशन लेवल इंक्रीज कर सके, उनकी तरह जो है वो एक आप कह लें कि वेलफेयर इंक्रीज कर सके। हमने देखा कि वर्ल्ड को हम वर्ल्ड बैंक ने कैसे डिवाइड किया है इन टर्म्स ऑफ इनकम क्लासिफिकेशन। लो इनकम कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं और हाई इनकम कंट्रीज हैं। और मिडिल इनकम कंट्रीज को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। हमने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को भी डिफाइन करने की कोशिश की और उसकी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजर्स को डिस्कस किया कि कैसे उसको प्रीवियसली डिफाइन किया जाता था और फिर उसके में फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट्स आती गई हैं। ट्रेडिशनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सिर्फ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम के तौर पर जो है वो मेजर किया जाता था। फर्दर उसको फिर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को, स्ट्रक्चरल चेंज को उसमें ऐड किया गया। यहाँ तक कर लिया था जी, बताएगा कोई मुझे? यहाँ तक कर लिया था ना, यहाँ से स्टार्ट करें हम। लास्ट लेक्चर में तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी। 17 स्लाइड्स तक किया था। ये कर लिया है जो सामने स्लाइड है आपके स्क्रीन पर? जी सर कर लिया था। जी सर कर लिया। ऑलराइट, स्लाइड नंबर 17 तक पढ़ लिया, इससे ओके, आगे और जाना। ठीक हो गया जी यहाँ से पढ़ना जी। आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? जी सर। ये अमृता साइंस कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फर्दर फिर डिफाइन किया गया 1950-60s में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। Then the current debate about the development economics or a big contribution in the definition of economic development was by Professor Amrita Sen at the in the end of 20th century. Professor Amrita Sen won the Nobel Prize in the field of development economics. He presented the 3 approaches: entitlement approach, capabilities approach and freedom approach in order to elaborate the concept of economic development. प्रोफेसर अमृता सेन ने ये 3 अप्रोचेस जो है प्रेजेंट की हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट वन इज एंटाइटलमेंट अप्रोच। What is entitlement approach? Entitlement is the ability of people
to command food through the legal means available in the society, including the use of production possibilities, trade openness, and other methods of acquiring basic necessities. बेसिकली एंटाइटलमेंट अप्रोच ये कहती है कि हम लीगल वे से किस तरीके से अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फूड की, उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। एंटाइटलमेंट अप्रोच ये कहती है कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है प्रोविजन ऑफ फूड, कि हमें फूड तक या बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं उन तक कैसे कमांड हासिल है, उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। वो जो अचीवमेंट है ये एक आप कह लें कि फर्स्ट स्टेप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन का, which was explained by Professor Mrita Sen through entitlement approach. Entitlement approach concentrates on a person. A person does not have the ability to command enough food to eat, clothes to wear, and shelter for living. कहता है कि हमारी जो ये यहाँ पे 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है, फूड, food to eat, clothes to wear, and shelter for living. Food, cloth and shelter. कहता है कि अगर हमारी कमांड नहीं है इन 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे, तो हम जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हम डेवलपमेंट में नहीं आते, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। एंटाइटलमेंट अप्रोच जो है वो बेसिकली इन 3 वेरिएबल्स पे जो है वो कंसंट्रेट करती है। पहला है फूड टू ईट, दूसरा है क्लॉथ्स टू वियर, एंड थर्ड वन इज शेल्टर फॉर लिविंग। द एंटाइटलमेंट अप्रोच रेफर्ड टू द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of all the goods and services which are necessarily required by a person by utilizing all of resources available. वो अपने तमाम रिसोर्सेज को अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अपनी इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, ये है एंटाइटलमेंट अप्रोच। इन सेंस फ्रेमवर्क फेमाइन्स एंड स्टारवेशन आर कॉज्ड बाय एंटाइटलमेंट फेलियर। ये फेमाइन्स कहते हैं कहत को, और स्टारवेशन भी जो है ये कहत की वजह से जो सूरत हाल प्रोड्यूस होती है। तो अगर एंटाइटलमेंट फेलियर हो जाती है, मतलब हम अगर एंटाइटलमेंट अप्रोच फेल हो जाती है, आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल नहीं कर पाते, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, तो फिर ये हमें जो है फेमाइन्स एंड स्टारवेशन की तरफ ले जाएगा। सो फेमाइन्स एंड स्टारवेशन आर द कंडीशन व्हेन पीपल आर डेस्टिट्यूट एंड नॉट रिसीविंग एडिक्वेट फूड टू ईट। Therefore, the entitlement approach examined the availability of basic needs, which is indirectly related to the condition of poverty. Obviously, अगर हमें entitlement approach में जो basic variables का जिक्र किया गया है, अगर आप उन variables को fulfill नहीं कर पाते तो ये आपको poverty की condition की तरफ ले जाएगी। Sen 2009 agreed that income inequality is only justified if it benefits directly to the poor. कहता है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी होती क्या है? इनकम इनइक्वालिटी बेसिकली ये है कि पुअर जो है वो ज्यादा पुअर हो जाए, रिच जो है वो ज्यादा रिच हो जाए। कहता है इस कंडीशन को, इनकम इनइक्वालिटी की कंडीशन को हम सिर्फ गर्दिश दौलत खराब होती है ना, जी बिल्कुल सही नहीं होती जिससे जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिच ज्यादा रिच हो, पुअर ज्यादा पुअर हो, अमीर से अमीर तक, गरीब से गरीब तक। जी एग्जैक्टली। सो इनकम इनइक्वालिटी को कहता सिर्फ हम इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर उसका बेनिफिट पुअर को होता हो, और वो कैसे होगा, उसकी ये थ्योरी है जो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जस्टिफाई हो सकता है। वो सिर्फ इस केस में जस्टिफाई होगा कि अगर रिच मजीद रिच हो जाए, अगर उसकी एक इंडस्ट्री की बजाय वो 2 इंडस्ट्री या 3 इंडस्ट्री बना ले, तो उन इंडस्ट्री में अल्टीमेटली कौन काम करेगा? उसमें जो है वो पुअर लेबर ही काम करेगी ना। तो अल्टीमेटली जो है वो पुअर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पुअर का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। ये थ्योरी है, इस तरीके से हम उसको इनकम इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकम इनइक्वालिटी की वजह से पुअर का लिविंग स्टैंडर्ड वही रहे, तो फिर हम उसको जस्टिफाई
नहीं कर सकते। Besides, once a person is born, state is responsible to provide entitlement for growth and to make human functional. अमृता सेन के मुताबिक अगर कोई मतलब एक इंसान पैदा हो जाता है किसी स्टेट में, तो स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको एंटाइटलमेंट अप्रोच के थ्रू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड करे, ताकि जो है वो फिर फंक्शनल, ताकि ह्यूमन फंक्शनल हो सके, वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सके इकोनॉमिक्स में। The second approach towards economic development as presented by Professor Amrita Sen is capability approach. Professor Amrita Sen won the Nobel Prize in 1998. He argues that the capability to function is what really matters for status as a poor or non-poor person. Sen argues सही, that नोबल के आगे क्या लिखा हुआ है? नोबल Laureate? लोरेट जी, नोबल What does लोरेट it mean? बेटे नोबल लोरेट का मतलब है ये बेसिकली एक नेम है। नोबल ये एक लिटरेचर है ना, लिटरेचर में तीन या चार फील्ड हैं। एक है इकोनॉमिक्स है, एक बायो है, मेरा ख्याल बायो है, और तीन चार फील्ड हैं जिनमें नोबल प्राइज इनाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो नोबल प्राइज होल्डर को नोबल लोरेट कहते हैं। So capability to function is what really matters for status as a poor or non-poor person. Sen argues that poverty cannot be properly measured by income. हम उसे सारा इनकम की बेस पे जो है उसको मेजर नहीं कर सकते। There are some disparities. There are some disparities जिसकी बेस पर जो है वो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें देखना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना चाहिए। अमृता सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो कहती है कि हमें सिर्फ इनकम पे फोकस नहीं करना चाहिए। देखें ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है इनकम तो फुलफिल हो रही होती है, इनकम आप इनकम लाइन जो पॉवर्टी की इनकम लाइन है या कोई और इनकम लाइन सेट की हुई है लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, हम उसको तो फुलफिल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फिगर्स होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी डिस्पैरिटीज हैं जो ये हाईलाइट करती हैं कि जो पर्सन है वो पुअर है, जो पर्सन है वो स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट में मौजूद है। सो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज अप्रोच बाय प्रोफेसर अमृता सेन, ही हाईलाइटेड द 5 टाइप्स ऑफ डिस्पैरिटीज, 5 टाइप्स ऑफ डिस्पैरिटीज। उसने 5 डिस्पैरिटीज को हाईलाइट किया कि ये अगर डिस्पैरिटीज मौजूद हैं तो हम जो है वो स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की कंडीशन में है, हम स्टेट ऑफ पॉवर्टी की कंडीशन में है। इवन कि आपकी इनकम जो है वो आपके टारगेटेड लेवल को अचीव कर रही है, इनकम जो है वो आपकी पॉवर्टी लाइन से अबव है, उसके बावजूद अगर ये 5 टाइप्स ऑफ आप कह लें कि डिस्पैरिटीज मौजूद हैं, so you will be in the state of underdevelopment, you will be in the state of poverty. First one is personal heterogeneities, such as those connected with the disability, illness, age ये and लास्ट or वाली बता gender. दे, पहले जो बोले हैं आवाज से लगी थी। बेटा अभी तो पहला ही बोल रहा हूँ। वही बिल्कुल भी आवाज से लगी थी। ओके, ऑलराइट। ये 5 टाइप्स ऑफ डिस्पैरिटीज प्रोफेसर अमृता सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच में प्रेजेंट की कि इन 5 डिस्पैरिटीज की बेस पर हम कह सकते हैं कि अगर ये डिस्पैरिटीज मौजूद हैं, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, यू आर अंडर द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इवन के अगर आपकी इनकम जो है वो एक रीजनेबल है, इवन के आपकी इनकम जो है वो पॉवर्टी लाइन से अबव है, इवन कि आपकी इनकम जो है उससे वो एक जो आपने टारगेट सेट किया हुआ उसके मुताबिक है, लेकिन अगर ये 5 टाइप्स ऑफ डिस्पैरिटीज मौजूद हैं, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। वो डिस्पैरिटीज कौन सी है? फर्स्ट वन जो है वो है कि पर्सनल हेट्रोजिनिटीज, लाइक डिसेबिलिटी की डिस्पैरिटी है, इलनेस डिस्पैरिटी है, या एज डिस्पैरिटी है, या जेंडर डिस्पैरिटी है। अगर ये डिस्पैरिटीज मौजूद हैं, so you are poor, you are in the state of underdevelopment. And second disparity is environmental diversity,
such as heating, clothing environments in the cold, infectious disease in the tropics, or or the impact of pollution. मतलब अगर आपको स्टेट जो है वो आपको अगर इक्वल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, आपको जिस तरह बहुत सारे ट्रॉफिक एरिया है वहां पे बहुत सारी डिजीज हैं, अगर उन डिजीज को ओवरकम करने के सर लिए जी डिस्पैरिटी मींस अदम मसावात, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। यही है बेटा डिस्पैरिटी। नहीं वो तो मैंने भी निकाल सर्च कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें किसी और से, मतलब डिफरेंट मीनिंग्स में, ये 5 तरह की ताकि डिस्पैरिटीज क्लियर हो है, जाए। पांचों वे में उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला मैंने कहा है कि जेंडर डिस्पैरिटी, आप जज नहीं कर सकते जेंडर डिस्पैरिटी क्या है। जेंडर डिस्पैरिटी मैं जज कर सकते, मतलब की बात कर रही हूँ, ये तो मुझे भी समझ आ रही है। मतलब ही बेटा समझ, जेंडर डिस्पैरिटी मतलब के जेंडर डिस्पैरिटी, आई डिडंट थिंक के जेंडर डिस्पैरिटी भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ओके लेट इट गो। जेंडर डिस्पैरिटी जैसे सर आप जैसे मेरी बात नहीं समझे। एज डिस्पैरिटी, जॉब आती है ठीक है, उसमें Sir, जो है she वो is 18 से asking 25 about the साल तक meaning of अप्लाई कर सकते हैं, यस लाइक ठीक है। सी कह रहा है। ये एज डिस्पैरिटी हो गया, मतलब मैं अगर 26 साल का तो मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकता, वाई, मुझे इक्वल राइट होना चाहिए। या अगर पहले इससे पहले ये जो मास्टर्स की आपकी आते थे एडमिशन आते थे मास्टर्स के, तो उसमें भी लिखा होता था कि इतनी एज रिक्वायर है। तो व्हाट डज मीन कि क्यों एज रिक्वायर है, मतलब अगर मैं करना चाहता हूँ मास्टर्स तो मेरे लिए जो है वो अनलिमिटेड होना चाहिए, उसमें कोई एज नहीं होनी चाहिए। या उसके अलावा इलनेस डिस्पैरिटी है कोई, तो वो ये डिस्पैरिटीज मतलब होती हैं डाइवर्सिटीज, हर्डल्स, अदम ओके मसावात, किसी वजह से उसे इक्वल ट्रीट ना करना। तो यहाँ पे 5 तरह की डिस्पैरिटीज हम एक्सप्लेन करेंगे। अब दूसरी हम कर रहे हैं एनवायरमेंटल जो है डिस्पैरिटीज, मतलब कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हैं कुछ एरियाज में, तो वहां उनको मीट अप करने के लिए जो है वो अगर सहूलियात प्रोवाइड नहीं की जा रही, या हीटिंग क्लोथिंग का इशू है, जैसे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे इश्यूज हैं, तो ये डिस्पैरिटीज हैं। अगर वहाँ पे उनको इक्वल आप कह लें कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही, या इक्वल सहूलियात जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो वो भी एक डिस्पैरिटी है। इसके अलावा वेरिएशन इन सोशल क्लाइमेट सच एज प्रेवलेंस ऑफ क्राइम एंड वायलेंस, सोशल कैपिटल। अब सोशल कैपिटल, क्राइम, वायलेंस इसमें आ जाता है कि अगर कोई क्राइम करता है तो अगर उसको आप पनिश नहीं करते, या इसमें भी डिस्पैरिटीज है ना। जिस तरह आप सोचते हैं कि जो रिच है तो वो जो है उसको मतलब आप जल्दी आप कह लें कि जो करप्शन करता है वो बच जाता है, जो पुअर है वो फंस जाता है, ठीक है। ये चीज ये डिस्पैरिटी इसमें आ जाएगी क्राइम एंड वायलेंस में। या कोई क्राइम करता है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, ठीक है, क्योंकि वो रिच है, और पुअर जो है उसके खिलाफ सुनी जाती है। तो ये भी एक डिस्पैरिटी है। इसको हम सोशल कैपिटल या वेरिएशन इन सोशल क्लाइमेट या प्रेवलेंस ऑफ क्राइम एंड वायलेंस इसमें बोलेंगे। फोर्थ वन इज distribution within the family. Economic statistics measure income received in family dependency. Family resources may be distributed unevenly, as when girls get less medical attention or education than boys do. अब फोर्थ वन में क्या आ गया कि ये विद इन द फैमिली डिस्पैरिटीज जो हैं, लाइक कुछ फैमिलीज ऐसी हैं वो कहते हैं कि जी लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, ठीक है, लड़के को पढ़ा लेते हैं, उस पर ज्यादा पैसा लगा लेते हैं। अगर प्राइवेट डॉक्टर बनाना है लड़के को बना लेते हैं, लड़की को क्या बनाए करना है, हमने उसी को कमाई खानी है। इस तरह की बातें आपने शायद सुनी हो। तो ये आया था यस ऑफ कोर्स। विद इन फैमिली डिस्पैरिटी आ जाती है। ये क्या है, विद इन फैमिली डिस्पैरिटी, मतलब अगर आप अपनी फैमिली में इक्वल राइट्स नहीं दे रहे तो ये भी एक डिस्पैरिटी होगी। एंड फिफ्थ वन इज
डिफरेंस इन रिलेशन पर्सपेक्टिव्स, ये है रिलेटिव पॉवर्टी। ये क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी। ये यूजुअली जो है डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं, ये डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। ये डिस्पैरिटी जो है ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, इसे रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। मतलब मैं इस फलां की निस्बत मेरे पास कम है, उसके पास 2 गाड़ियां, मेरे पास 1 है, ठीक है। ये रिलेटिव पॉवर्टी पे बेस करती है, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे बेस नहीं करती। ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, डेवलपिंग में बहुत कम है। सो ये 5 तरह की जो ये डिस्पैरिटीज है। जो फिफ्थ वाली आपने बताई है वो तो कंपटीशन में आ जाएगी ना? जी बिल्कुल, मैंने बताया कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर होती है, डेवलपिंग में बहुत कम है, क्योंकि डेवलपिंग में तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही नहीं ओवरकम हो रही, ठीक है। हमारी तो वो जो बेसिक आइटम्स है वही फुलफिल नहीं हो यहाँ रही। पॉपुलेशन ही नहीं हो रही ओवरकम, तो ये क्या होगी? तो ये रिलेटिव जो आती है ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो ये 5 तरह की जो है डाइवर्सिटीज एक्सप्लेन की अंडर कैपेबिलिटीज अप्रोच टूवर्ड्स डेवलपमेंट। कैपेबिलिटीज अप्रोच प्रोफेसर मृता सेन की वो ये कहती है कि जो कि पॉवर्टी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करती, इसके अलावा और 5 आप कह लें कि डाइवर्सिटीज हैं जिन पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आपकी इनकम एक रीजनेबल है, अगर आपकी इनकम जो है वो पॉवर्टी लाइन से एक्सीड कर रही है, ठीक है, तो फिर लेकिन अगर आपकी ये 5 डिस्पैरिटीज मौजूद हैं आपके कंट्री में या आपकी इकोनॉमी में, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। Capabilities are the various combinations that people require to contribute in economic activities, and state is responsible to enhance these capabilities to reflect the poor's freedom by focusing on good governance and quality of institution। तो कहता है कि टोटली स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि वो इन 5 डिस्पैरिटीज को खत्म करे या कम करे। इन 5 डिस्पैरिटीज को कम करने का मतलब है कि स्टेट इज इंप्रूविंग द कैपेबिलिटीज, और वो कैसे कर सकती है? वो गुड गवर्नेंस के जरिए या वो गुड क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जरिए इंप्रूव कर सकती है। ये सारी ये जो 5 डिस्पैरिटीज हमने एक्सप्लेन की हैं, इनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? गुड गवर्नेंस से या क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। वो कहता है टोटली स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि वो इन डिस्पैरिटीज को ओवरकम करे या इन डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करे। इन डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने का मतलब है कि स्टेट जो है वो कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर रही है। और ये कैसे किया जा सकता है? गवर्नेंस को इंप्रूव करके या क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव करके। The core characteristics of the capability approach as presented by Professor Mrita Sen is its focus on what people are effectively able to do and their access to job. The important determinants of functioning described by Sen in 1990 are like people's asset, their access to schooling, good health, and equitable per capita income. Capability approach concerned with the freedom to achieve well-being and to ensure well-being in terms of people capabilities. अब हम कैपेबिलिटी अप्रोच से जो है वो फ्रीडम की तरफ आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस को क्या है। फ्रीडम बेसिकली फ्रीडम ऑफ चॉइस में ये फर्दर भी आ रहा है, तो उसमें भी डिस्कस हो जाएगा। आपको बोलने की आज़ादी हो, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम पे बेस नहीं करता, ये सोशल पे भी बेस करता है, ये पॉलिटिकल पे भी बेस करता है। ये तो ह्यूमन राइट्स में भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ चॉइस। मैं चाहूंगा ये मैं 3rd पॉइंट पे जब पहुंचू उसे तभी एक साथ एक्सप्लेन कर दूं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रोफेसर मृता सेन, अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं जो प्रोफेसर मृता सेन ने प्रेजेंट की। प्रोफेसर मृता सेन के मुताबिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड बाय दीज 3 कोर वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रोफेसर मृता सेन के मुताबिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए उसने कहा कि ये 3 कोर वैल्यूज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। फर्स्ट है लाइफ सस्टेनेंस, सेकंड है सेल्फ एस्टीम, और थर्ड है
फ्रीडम ऑफ चॉइस। फर्स्ट है लाइफ सस्टेनेंस। लाइफ सस्टेनेंस का मतलब है द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स, द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स। हमने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहले डेफिनेशंस पढ़ी, वो सारी की सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी उसने इस पहले पॉइंट में, पहली कोर वैल्यूज में डाल दी, लाइफ सस्टेनेंस रोटी में। कपड़ा और मकान है ना सर, इसमें ये जी वाली होगी बिल्कुल, ना। वो सारी इसमें डाल दी। और साथ में रोटी कपड़ा मकान के अलावा एडवांस ये किया कि हेल्थ एंड प्रोटेक्शन, हेल्थ एंड एजुकेशन, हमें प्रोटेक्शन हो, साथ में हमें गुड हेल्थ जो है वो अवेलेबल हो। ऑल पीपल हैव सर्टेन बेसिक नीड्स विदाउट विच लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। these life these life sustaining basic needs include food, cloth, shelter, health and protection. When any of these is absent or in short supply, a condition of absolute underdevelopment exists. अगर इनमें से कोई भी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो रही, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो जो हम मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट सोचते हैं वो सारी की सारी लाइफ सस्टेनेंस में मौजूद हैं। और सस्टेनेंस मींस द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर आर नेसेसरी टू सस्टेन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग एट द बेयर मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग। मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, आप कह लें कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गुजारने के लिए जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे हम सस्टेनेंस बोलते हैं, जो आपको चाहिए, मतलब गुजारा करना। तो गुजारे की चीजें आपकी सारी अवेलेबल हो, अगर इनमें से कोई भी शॉर्ट सप्लाई में है सो यू आर अंडर द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सेकेंड कोर वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सेल्फ एस्टीम टू बी अ पर्सन। सेल्फ एस्टीम मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अ सेंस ऑफ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई और आपके राइट यूज कर जाए, ऐसा नहीं है कि वो कोई आप किसी और के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज ना सुनी जा रही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको राइट ना मिल रहा हो। डिग्निटी हो, इंटेग्रिटी हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो आपकी। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो तो आपकी आवाज सुनी जाए और आपको राइट मिले, चाहे इकोनॉमिक साइड है, चाहे सोशल साइड है, चाहे इकोनॉमिक साइड है। और ये कौन प्रमोट करेगा? ये इंस्टीट्यूशन प्रमोट करेंगे। अ सेकंड यूनिवर्सल कंपोनेंट, गवर्नेंस प्रमोट करेंगे जी और इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग होगी ना इसकी। जी, a second universal component of good life is self-esteem, a sense of worth and self-respect, of not being used as a tool by others for their own ends. मतलब आप किसी दूसरे के हाथों में से ना यूज हो रहे हो, ठीक है, अपने मकसद के लिए। द फीलिंग ऑफ वर्थीनेस दैट अ सोसाइटी एंजॉयज when its social, political and economic system and institutions promotes human values such as respect, dignity, integrity and self determination। और ये कब हो सकता है? कि जब आपके इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस चीज को प्रमोट करें, जब आपके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को, इंटेग्रिटी को और सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रमोट करें। द थर्ड मेजर कोर वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपको चूज करने की आजादी हो। देयर मस्ट बी नंबर ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज, देयर मस्ट बी नंबर ऑफ एजुकेशन फील्ड, आपके पास नंबर ऑफ फील्ड्स हो। एजुकेशन में आप स्टडी करना चाहते हैं, आपके पास लॉट ऑफ चॉइसेस हो। आप जॉब करना चाहते हैं, आपके पास लॉट ऑफ चॉइसेस हो। आप कहीं शिफ्टिंग करना चाहते हैं, आपके पास लॉट ऑफ चॉइसेस हो। कंज्यूमर मस्ट, आप मार्केट से शॉपिंग करना चाहते हैं, आपके पास लॉट ऑफ चॉइसेस हो। आप लोन लेना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल नीड्स जरूरत है, आपके पास लॉट ऑफ चॉइसेस हो। कंज्यूमर मस्ट बी द किंग ऑफ द मार्केट, यहां पे लिखा हुआ है कंज्यूमर मस्ट बी द किंग ऑफ द मार्केट। आप इससे पहले आप ये कुछ, अब इनमें से कुछ चीजें आपको पाकिस्तान में भी देखने में आएंगी, कुछ चीजें फुलफिल हो गई हैं, कुछ नहीं हो रही। जैसे जैसे आप लोगों के सर पास, आपने गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हो। आप मोबाइल फोन परचेज करना चाहते हैं, आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स के मोबाइल फोन अवेलेबल हो। ये नहीं है कि एक दो कंपनियां अवेलेबल हो,
एंड यू आर बाउंड टू परचेज वन ऑफ दैट कमोडिटी। ऐसा नहीं है, लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हो। और सिर्फ परचेज करने में नहीं, इसके अलावा मतलब आप मार्केट जाते हैं, आपके पास कम पैसे हैं, आप कम पैसे में भी उसी तरह की प्रोडक्ट परचेज कर सकें। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप उसकी सब्सिट्यूट परचेज कर सकें। और सिर्फ परचेज करने की हद तक नहीं, एक्सपेंडिचर की हद तक नहीं है। आप कैरियर मतलब कैरियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हो। आप एजुकेशन अटेन करना चाहते हैं, आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हो। जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? कोई है क्वेश्चन किसी का? So freedom of choice is the third major core value of economic development. So प्रोफेसर अमृता सेन जो है इन थ्री कोर वैल्यूज के जरिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ये तीन ऑब्जेक्टिव है, यही इसको डिफाइन करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे इन तीनों को पॉइंट्स की सूरत में लिखा गया है, ये वही चीज है। फर्स्ट है टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड वाइडन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ basic life sustaining goods such as food, shelter, health and protection. Second one is to raise level of living, including in addition to higher income, the provision of more jobs, better education and greater attention to cultural and human values, all of which will serve not only to enhance material well-being of individual and national self-esteem, to expand the range of economic and social choices available to individuals and national. तो अगर आपको कहा जाए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करें इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर अमृता सेन, तो वो ये डेफिनेशन बनेगी बाय एक्सप्लेनिंग दीज थ्री कोर वैल्यूज। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। अमृता सेन इज मेल और फीमेल? डू यू थिंक ये क्वेश्चन पूछना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं पूछना प्रोफेसर अमृता चाहिए? सेन इज द मेल, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये ही इज द मेल। ओके। और नोबेल प्राइज होल्डर है, इंडियन है। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फ्रीडम पे पूरी बुक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस पे, एंटाइटलमेंट पे पूरी बुक है, कैपेबिलिटीज पे पूरी बुक है। जी एनी अदर क्वेश्चन?